जी जी मुमताज। जी बिल्कुल। मैं फिर आऊंगा जनरल साहब आप पास। मैं थोड़ा सा, और एक बड़ी खबर यहाँ पे आ गई है। मोहम्मद रईस साहब ने अपडेट किया है कि ट्रम्प ने 19 फरवरी तक जंग को टाल दिया है, क्योंकि 19 तारीख को पीस मीटिंग है। तो ये देखिए, ये टलना ही था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ईरान इस पे भरोसा नहीं करेगा। और राशिद रिजवी साहब ने जो बात कही है, और अभी जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो स्ट्रक्चर है डिफेंस का अभी ईरान के पास, उसका बड़ा हर एतबार से बहुत खूबसूरत तज्जिया किया है। मैं और अभी समझूंगा रोबोट फौज के बारे में भी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसी खबर है कि ईरान के पास एक रोबोट सेना भी है, जो काफी जो है वो कारगर है और सेंस रखती है। उसके अलावा मैं और चीजें समझने की कोशिश करूंगा, खास तौर से कि ये तो ईरान का इंटरनल हो गया, लेकिन जो इनकी अभी रेजिस्टेंस फोर्सें हैं, या प्रॉक्सी जिसको हम कह लें, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अंसारुल्लाह होती हो, इराक में इराकी हिजबुल्लाह और हब्दुश-शाबी वो हों, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊंगा। फिरोज बख्श साहब, अब एक चीज आ रही है, मैं समझना चाहता हूं, खास तौर से मुस्लिम जो एरियाज हैं मिडिल ईस्ट में, खास तौर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो आपस में मुलाकात है ईरान और अरबों की, ये इसलिए नहीं है कि इसमें मुस्लिम भाईचारे की कोई बात है, ये अपनी अपनी सिक्योरिटी का मसला है। ये बात एक तजिया निगार हिंदुस्तान में और दूसरी जगह लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि महज यही एक वजह है? क्या क्या ये मुमकिन ही, पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने भाई सिक्योरिटी को भी अगर सामने रख लें, तब भी अगर करीब आए हैं तो ये एक परेशानी का बाइस तो है लोगों के लिए? या ऐसे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं अभी जो हालात हैं? जी। आपने अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट कर दिया, म्यूट क्यों कर दिया? जी जी जी। जी जी डॉक्टर मुमताज आलम, राशिद साहब को और जनरल जावेद साहब को और आपके तमाम सामीन को हमारा तहे दिल से आदाब। और इसके बाद मैं सुन रहा था सबको, बहुत गौर के साथ सुन रहा था, और आपने मोरलेस एक असेसमेंट मुझसे भी चाहा है, मुझसे भी मांगा है कि ये सब क्या हो सकता है। और आपकी एक वो हेडलाइन भी चल रही है कि 19 तक ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई अभी वो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए ऐसा है, ये जो जंग है, अगर जंग होती है, ईरान तो है ही सामने। ईरान के अलावा एक बड़ा खतरनाक जो मुकाबला इसराइल और अमेरिका और उसके हवारियों को करना पड़ेगा, वो जो ये आपके रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, और इनको कई नाम दिए जाते हैं, प्रॉक्सीज भी कहा जाता है, कुछ तो उनको आतंकवादी कहते हैं। बासूरत जो भी नाम आप लेना चाहें लीजिए, ये खामोश नहीं बैठेंगे। चाहे वो अल अंसार हो, अल अंसार होती हो, चाहे वो जो आपका हिजबुल्लाह हो या अल कस्साम हो, और भी कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स बड़े खामोशी के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जंग शुरू हो और कब हम अपने जो इनके एक्सप्लॉइट्स हैं उसको ये दिखाएं। अच्छा, इनके ये भी खामोश हैं, इन्होंने हाल फिलहाल कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से पूरी तैयारी है इनकी, और इसमें हमास का नाम भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, हमास भी तैयार है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये तमाम, ये सिर्फ अकेला ईरान नहीं है। और अब जो अटैक्स हूती की तरफ से होंगे, हूती ने भी अपने को बड़ा मजबूत किया है। आपको पता है कि जो ये हूती लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी यलगार ओवर द ईयर्स सऊदी अरब से भी चलती रही है।
और उसके होते चाइना और ईरान ने इनकी मदद की है। तो यमन जो है वो भी बहुत मजबूत तरीके से बैठा हुआ है। जैसे ईरान का हर जो शहरी है वो सिपाही है, इस तरह से यमन का भी हर शहरी सिपाही है। और रही बात हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह तो खैर है ही तैयार बिल्कुल, और हुकूमत जो है उसके साथ है, चाहे खामोशी से। तो ये जो वॉर है, अगर ये वॉर होती है, वही 50-50 रखिए इसको, और ये जब भी होती है, ये बड़ी खतरनाक वॉर होगी, बड़ी खूंरेजी इसके अंदर होगी, दोनों तरफ से होगी। ठीक है, क्योंकि अब तक तो ये समझा जाता था कि ईरान वन साइडेड जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ईरान अब अकेला नहीं है। ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये उतनी ही ताकतवर हैं जितना कि ईरान है। अब इनको किसी ने भी ताकतवर बनाया है, मैं उस बहस में जाने वाला अ, मैं पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये उतने ही ताकतवर हैं जितना जितना ईरान है। ट्रम्प साहब कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ऐसे ही नेतन्याहू साहब दूध पीते बच्चे नहीं हैं। नेतन्याहू जो वॉर चाह रहे हैं, वो इसराइल को बचाने के लिए नहीं चाह रहे, वो इसराइल को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उनको उनको इसराइल की भी परवाह नहीं है, उनको सिर्फ परवाह है अपनी, अपने पूरे खानदान की। जो उनकी वाइफ है, उनका बेटा भी है, इन सब के ऊपर बड़े जबरदस्त इल्जामात लगे हैं करप्शन के। और इनकी वाइफ का तो कुछ ऐसा है कि जहाँ ये बैरूनी ममालिक में जाते हैं वाइफ के साथ, वो वहाँ के कुछ जो मेकअप का सामान है, होटलों का तौलिए वौलिए, उस तरह से वो भी समेट लेती हैं। मुझे पता नहीं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये चीजें जो हैं, ये तमाम मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो वो अपनी खाल बचाना चाह रहे हैं, और अपनी खाल बचाने के चक्कर में वो इसराइल को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। सारा जो इसराइल है वो ज़ायनिस्ट नहीं है, उसमें गुड यहूदीज भी हैं, बैड यहूदीज भी हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सिर्फ एक परवाह है नेतन्याहू साहब को, जो अमेरिका गए, वो हाथ पांव जोड़ के कह रहे हैं कि हम अटैक करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। ट्रम्प साहब, आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब इनको थोड़ा सा जरा जो है अवॉइड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब को ये पता है कि अमेरिका की जो पब्लिक है, उसका जो मिजाज है वो इसराइल के खिलाफ है। ये मीडिया में नहीं आता, क्योंकि मीडिया जो भी है, पूरी दुनिया का मीडिया मोस्टली वो जायनिस्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है। अब ट्रम्प की क्या मजबूरी है, सुनिए। अभी मैंने पूरा सुना नहीं, ये एप्स्टीन का भी जिक्र आया था। ट्रम्प, ये जो यहूदी हैं क्या करते हैं, ये दो तरह से कंट्रोल करते हैं बड़े बड़े नेताओं को। एक तो ये औरतों के जरिए, और दूसरे ये पैसे के जरिए। ये चल रहा है इनका, और आपको पता है। और जो मराकश का जो शाह है, उसको भी फंसा रखा है। और हत्ता के जो सऊदी अरब के जो किंग हैं, उनका भी नाम है उन फाइल्स में। अलावा इसके जो बड़े बड़े और नाम हैं, वो भी, चाहे वो अरब कंट्रीज के हों, बल्कि ये यूएई की दो बड़ी नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी मुलाकातें रही हैं एप्स्टीन से। तो ये सारा जो है खेला जो कर रहे हैं ट्रम्प, ये सिर्फ अपनी खाल को बचाने के लिए कर रहे हैं। अब इनको इसराइल की परवाह नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ने भी महसूस कर ली है। तो ट्रम्प साहब जो भी करेंगे, हमला करें या ना करें। हाँ, एक चीज और जोड़ दूं, इसमें ये जो बात हुई है, जो पहला दौर बातचीत का हुआ है, कामयाब तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको नाकामयाब भी नहीं कहेंगे। एक शुरुआत हुई है, एक ऐसी शुरुआत हुई है कि जिसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो आगे चलेंगे। ठीक है। अब अब नेतन्याहू क्यों गए थे स्पेशली, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी उसमें अखबार का, वो जो आती हैं आज क्लिप्स आती हैं, कि वो इसलिए गए थे यूएसए। इनको उसकी फिक्र नहीं है, एटॉमिक जो भी कर रहा है ईरान वो कर रहा है, उसका इतना बड़ा डर नहीं है नेतन्याहू को। नेतन्याहू को ज्यादा जो डर है, वो जो ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं,
मैं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं करना चाह रहा, आई मीन कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज की दुनिया में ईरान ईरान ने जो मिसाइल्स बना लिए हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और खतरनाक तरीन मिसाइल हैं। ईरान किसी को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसको तबाह करने आएगा अमेरिका जैसा ताकतवर भारी भरकम मुल्क, तो ईरान उसको भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और अभी आपकी खबरों में आया था, अभी एक हेडलाइन चल रही थी कि जो 31 जो इसकी अमेरिका की बेसिस हैं यूरोप तक जो हैं, सारे अफ्रीका में हैं और एशिया में भी हैं, तो वहां निशाने फिट कर लिए और ईरान ये कर सकता है, इसका मुजाहिरा ईरान ने कर दिया है। अब जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे कि अब अगर कोई जंग होती है, कोई लड़ाई होती है, तो ये 12 दिन की नहीं होगी, ये बड़ी खतरनाक जंग होगी और ये जंग जो है इलोंगेट करेगी, ये लंबी चलेगी। अगर ये जंग लंबी चल गई तो ट्रम्प साहब को पता है कि उनके जो प्रेडिसेसर्स थे प्रेसिडेंट्स अमेरिका के, उनका क्या हाल हुआ है। कोई भी मुल्क उठा के देख लीजिए, चाहे चंद दिनों या महीनों की लड़ाई हो बिल्कुल, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल ये कहिए कि सही कह रहे कुछ हैं और मैं इस सालों पे की, आऊँगा। एक तो बड़ी खबर आ रही मतलब है। ये है कि जी, जी। एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है कि चीन के पास जो लेजर बीम वाला सिस्टम है जो कि सैटेलाइट को न्यूट्रल कर देता है और ट्रक पर लोड कर मूव कर सकता है, वो ईरान को मिल सकता है। तो बहरहाल चीन मुस्तकिल जो है, ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने चीन भी अब अपने आप को टेस्टेड जो असलहों से लैस करना चाहता है, मार्केट में उतारना चाहता है। उसे लग रहा है कि बहुत अच्छा मौका है कि ईरान के साथ खड़े होकर के और अपने तमाम बड़े बड़े हथियार जो उनको टेस्ट कर लिया जाए। तो ये होता है, ये चलता है। मैं इस पे भी बात करूंगा जनरल साहब से। मैं राशिद रिजवी साहब पास जहां से बात हमने खत्म की थी, राशिद रिजवी साहब, एक मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका के अंदर है। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं चूंकि उस तरह की बातें करता नहीं, लेकिन चूंकि चल रही है, आपको याद होगा वो क्या था जब 3 रोजा दौरे पर आए थे नेतन्याहू। जब ये यूएई गए थे तो आपको याद होगा छोटी छोटी बच्चियां व्हाइट ड्रेस में बाल खोल करके वो ट्रम्प का इस्तकबाल किया था। वो आपने देखा होगा। तो उसको लेकर के आलमे इस्लाम में बहुत मुखालफत हुई थी कि ये तो बड़ा अजीब है। ये कौन सा इस्तकबाल है, ये कौन सा ये है। तो बहरहाल सफारतकार भी एक आ गई हैं, वो तमाम चल रही। 100 से ज्यादा बार बात किया। अपनी बहन तक को उन्होंने कहा कि साहब मुझसे भी स्मार्ट हैं, वो खूबसूरत हैं, आप देखिए, वो मिलने में दिलचस्पी है। ये तमाम चीजें भी आएंगी। मैं तो उस पे जाना ही नहीं चाहता। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। जो शॉर्ट में बात कीजिए कि अमेरिका में मिड टर्म है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमें इस बात का डर है कि कहीं हम हट ना जाएं। लेकिन जो इस वक्त का सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह की मुखालफत अमेरिका के अंदर चल रही है, एप्स्टीन भी है, जंग भी है, वादा खिलाफी भी है, इजराइल भी है, ये तमाम चीजें, क्या लग रहा है कि अमेरिका बहुत तेजी से बदल रहा है? मुमताज भाई, देखिए, अभी जब आपने अरब देश की बात की है तो एक मिनट उस पर भी सुन लीजिए कि अरब देशों में कोई उम्मा की मोहब्बत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोहब्बत उम्मा की है तो बिल्कुल गलत है। ये अरब देशों के हालात ये हैं कि अभी तक इन्होंने अमेरिका के किसी भी हमले को अपोज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई इतना ताकतवर मुल्क मिला ही नहीं था। जब इन्होंने देख लिया जून वाले हमले को, ईरान की ताकत देखी, तो इनको समझ में ये आ गया कि अगर ये जंग हुई और ये खिंच गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो हमारे यहाँ भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, सारा धंधा मंदा हो जाएगा, एक भी शिप निकल नहीं पाएगी वहां से। तो ये वजह है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका एयरबेस यूज हो, वो नहीं चाहते कि उनका
जो हवाई रास्ता वो यूज हो, वो टोटली पूरी तरीके से गिरवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प से। वरना आप बताइए, इराक पे हमला हुआ, कुछ बोले क्या? सीरिया पे हमला हुआ, कुछ बोले क्या? लीबिया में हमला हुआ, कुछ बोले क्या? इससे पहले भी इसराइल जब देखिए आकर के ईरान पे फाइटर प्लेन से बॉम्बिंग करके चला जाता था, कोई कुछ बोलता था क्या? ड्रोन अटैक कर दिया इसराइल ने ईरान पे, कभी किसी ने कुछ कहा? सब खामोश थे, किसी ने कहा हमको क्या मतलब है, सब मजे ले रहे थे। लेकिन अब जब देखा कि एक मुल्क ऐसा है कि जो जवाब देने की पोजीशन में है और ये एक लंबी जंग में आ सकता है मैटर, तो लोग घबरा रहे हैं। बस, कोई मोहब्बत नहीं, कोई उम्मा नहीं। अब हम आते हैं अमेरिका के ऊपर। देखिए, अमेरिका में जो चल रहा है, ये आज की डेट में अगर कोई ईमानदारी से वहां पर लोगों से बात करे तो डोनाल्ड ट्रंप का रेशियो 80 और 20 वाला रहेगा। 20% वही रहेंगे उनके सपोर्ट में जो उनकी मानसिकता के हैं। 80% अवाम टोटल उनके खिलाफ है। 80% मीडिया कंट्रोल करके रखा हुआ है, अमेरिका की व्यू नहीं दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देखेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको दिखेगा कि हर चौराहे, हर सड़क, हर स्टेट लोग खड़े हुए हैं तख्ती लेकर के, इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। तो इनके लिए राह आसान नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये जान रहे हैं कि अभी हमारा सफर नवंबर तक का है, यानी कम से कम 8 महीना। अगर अभी हम जंग शुरू कर देंगे तो ऐसा ना हो कि वहां पहुंचते पहुंचते हम ही बैकफुट पे आ जाए और ये हम पे बैकफायर कर जाए। लेकिन घेराबंदी चारों तरफ से चालू है। और एक आपको और चमत्कारिक न्यूज बता रहे हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस में आ गए हैं। जिसने इंसानियत को पीस पीस किया है वो भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल है। जितने इज्जत माब लोग जो थे एप्स्टीन फाइल से निकल निकल के आ रहे हैं ना, उतने ही मानवतावादी बोर्ड ऑफ पीस में दाखिल हो रहे हैं। वो चाहे टोनी ब्लेयर हो, वो चाहे खुद ट्रंप हो। अच्छा, एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर की पॉलिटिकल वैल्यू क्या है। वो ईरान में भी बात करेगा, वो गाजा में भी बात करेगा, वो है क्या? न कहीं से वो इलेक्टेड है, न कहीं से सिलेक्टेड है, न वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, न बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, न भौगोलिकवादी है। वो है क्या कि उसको हर जगह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ ना ये करेंगे, कुछ ना ईरान, ओमान जा रहे हैं, वो बाकी ईरान से डील कर रहे हैं। क्या है ये? मतलब एक मजाक बना के रख दिया है किसी कमेटी को उठा के इन्होंने कि यहाँ पे कुशनर को खड़ा कर दिया, वहां कुशनर को खड़ा कर दिया, पूरा गाजा समेटने में लग गए, पूरा गाजा निकलने में लग गए ये लोग। तो इनकी स्थिति, इनके हालात मुमताज भाई बिल्कुल सही नहीं है। और जिस तरीके से ये दबाव बना रहे थे, अब इनके ऊपर दबाव बनाना चालू हो गया है कि रशिया ने इंस्टाग्राम पे बैन कर दिया, व्हाट्सएप पे बैन कर दिया, फेसबुक पे बैन कर दिया। वहां पर सिर्फ उनका अपना चल रहा है टेलीग्राम, कंप्लीटली रशिया ने बैन किया है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, रशिया के साथ अगर चाइना और इंडिया में बैन हो जाए ना, तो ये सब जो है नाक के बल नाचने लगेंगे। इनका सारा धंधा बिजनेस इसी पे ही है। अगर आपने खामनाई की फोटो लगा दिया तो वो आपके ऊपर रोक लगा देते हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे खामनाई आतंकवादी हैं। इससे पहले हसन नसरुल्लाह की जो जो लोग फोटो लगाते थे उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था, कहते थे आप वॉलेशन कर रहे हैं। एक यहूदी ने मॉस्को में एक छोटे से बच्चे को उठा के पटक दिया था। ये पिछले साल का वीडियो है, बल्कि साल क्या, 7 महीना पहले का है। ये जब ये जंग चली थी ईरान की इसराइल की,
वो वीडियो मैंने डाला, 1 महीने मेरा अकाउंट ब्लॉक था। क्या आपने इनके रूल्स को वॉलेट किया है? और वो लोग कुछ भी डाल देते हैं तो ब्लॉक नहीं होता है। तो इस तरीके से दबाव बन रहा है इनके ऊपर रशिया के थ्रू। कल को चाइना भी ब्लॉक बंद कर सकता है, बैन कर सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों पे प्रेशर बना रहे हैं। जैसे इंडिया के ऊपर कहते टैरिफ लगा दूंगा, ईरान से कौन सामान लेता टैरिफ लगा दूंगा। तो इस तरह से इनके ऊपर भी टैरिफ और प्रेशर का चल रहा है। अब हमारा मूल मुद्दा ये है मुमताज भाई कि जिस तरीके से नेतन्याहू अमेरिका गए और पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे कि आप खाली न्यूक्लियर तक लिमिटेड मत रहना, मिसाइल इसमें आना चाहिए, मिसाइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े डर की वजह नेतन्याहू की है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। अगर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम वो रोकने पे कामयाब होते हैं तो किसी भी तरीके की वॉर नहीं होगी, और अगर नहीं होंगे तो इजराइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियर के ऊपर अमेरिका बात मानने को तैयार हो गया है। ये आज विदेश मंत्री टर्की के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अमेरिका अपनी सहमति दे देगा, क्योंकि ईरान ने अपने दरवाजे खोल दिए थे उनके स्पेक्टर के लिए कि वो आगे देख ले कि मेरा डायल्यूशन क्या है, कि हम क्या बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं या अपने ही मुल्क के मफाद के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए हम कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं जीरो करने तो हम जीरो नहीं करेंगे। हम जंग में आने को तैयार हैं बट जीरो होने को तैयार नहीं है। तो इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़ा है। उसने कहा है कि ठीक है, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन जो परेशान कर रहा है वो नेतन्याहू का ये स्टेटमेंट परेशान कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम चलना नहीं चाहिए। अगर वो चलेगा तो हम तबाह हो जाएंगे, उसके ऊपर एक डर का साया बना है। अब ये देखना है मुमताज भाई, जो 19 फरवरी तक के लिए इन्होंने बोला है कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, तो ईरान तो 1 महीने से हमले के लिए तैयार बैठा है। आप 19 फरवरी को करो चाहे 19 मार्च को करो, उससे ईरान की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी मोबाइल इसका मिसाइल प्रोग्राम रुकना नहीं है। और ये जो हमने शुरू में आपसे कहा था, बताया था कि नेतन्याहू अमेरिका को घसीटने के लिए ईरान पर हमला कर सकता है। जी मुमताज भाई।